देख रहे हैं। देखिए, केसीआर जब हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बहुत आराम से बैठते हैं। वो अपना टैब वगैरह लेके भी बैठते हैं और दिखाते हैं वीडियो पत्रकारों को। और बहुत कॉन्फिडेंस है। ये जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के हमारे नेता हैं, जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं, उन्होंने ज़मीनी स्तर पे पॉलिटिक्स की है और वहाँ से वो आगे आए हैं। और केसीआर तो आंदोलन से आए, तेलंगाना के आंदोलन से, तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस है। वो पत्रकारों के सवालों में फंसते नहीं हैं। मैंने कभी नहीं देखा कितने सालों में कि वो पत्रकारों के सवालों में फंस जाएं और उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिसको लिपापोती बाद में करनी पड़े। इसलिए उनको बहुत कॉन्फिडेंस था। वो बार बार कह रहे थे नीतीश से भी कि बैठिए। दूसरी बात देखिए, मैं दो बातें करूंगा। एक तो थर्ड फ्रंट की बात जो आपने कही है, और दूसरा बीजेपी, क्योंकि आपकी हेडलाइन है। तो बीजेपी में अभी क्या चल रहा है? देखिए, जो थर्ड फ्रंट है उसके कैरेक्टर्स को अगर आप देखें, उसके चरित्र को देखें, थर्ड फ्रंट की जो पॉलिटिक्स है, जो फेडरल फ्रंट है, जो संघीय पार्टियां हैं, ये कभी भी एक नेता घोषित नहीं करते। ज्योति बसु को भी इन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो ये हमेशा कलेक्टिव लीडरशिप में और एक कोऑर्डिनेटर इनके बीच में होता है, चाहे वो सुरजीत हो चाहे कोई और हो। तो कभी भी एक नेता वो घोषित नहीं करते। दूसरी बात, ये बहुत मजबूत पॉलिटिकल फ्रंट है। ठीक है, इसमें कोई घटक यूपीए के साथ है, कुछ यूपीए के बाहर है, लेकिन इसमें बीजेपी के साथ कोई नहीं है। इस फेडरल फ्रंट में बीजेपी के साथ एक भी नहीं है। आखिरी व्यक्ति थे नीतीश कुमार, जो बाहर है। अकाली दल और शिवसेना बहुत पहले निकल चुके बीजेपी से। इस फेडरल के पास 44% वोट शेयर है पूरे भारत में। 44%। बीजेपी का 37.6 है और 19.5% कांग्रेस का करीब है। तो 44% वोट शेयर इस फेडरल फ्रंट के पास है। बीजेपी की जो सीटें आई हैं, अधिकांश सीटें, 80% सीटें इस फेडरल फ्रंट के बाहर आई हैं। यानी उनको, बीजेपी को, जो हिंदी हार्टलैंड की सीटें हैं, 225 सीटें, उन 225 में से पिछली बार बीजेपी ने 203 सीटें जीती हैं और बाकी बचे हुए 318 सीटों में बीजेपी को बाकी सीटें मिली हैं। तो ये जो फेडरल फ्रंट है, इसके पास 150 से ऊपर सीटें हैं, 44% वोट शेयर है। एक बात। दूसरी बात कि देखिए, इनकी यूनिटी हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो एक सवाल आता है मीडिया में कि यूनिटी है कि नहीं है, यूनिटी है कि नहीं है, तो यूनिटी का कोई मतलब नहीं है। इनके यूनिटी का सिर्फ एक मतलब है कि ये बीजेपी को हटाना चाहते हैं। बाकी यूनिटी का इसलिए मतलब नहीं है कि अखिलेश यादव मदद नहीं कर सकते हैं तेलंगाना में केसीआर की। केसीआर तमिलनाडु में मदद नहीं कर सकते हैं डीएमके की। डीएमके बिहार में नीतीश कुमार की मदद नहीं कर सकता। इनके वोट शेयर, इनका वोट बैंक, इनकी पॉलिटिक्स अपने अपने भौगोलिक एरिया में निहित है। उसके बाहर वो नहीं है कुछ भी। तो इसलिए इनकी यूनिटी और गैर यूनिटी का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक मतलब है कि इनकी कलेक्टिव मंशा है कि बीजेपी को बाहर करें। तो इनके पास वो ताकत है। दूसरी बात कि बीजेपी का जहां तक सवाल है, अब आप बीजेपी में देखिए कि हो क्या रहा है। पार्लियामेंट्री बोर्ड रिस्ट्रक्चर हो गया, नितिन गडकरी उसमें से बाहर हो गए, येदुरप्पा बाहर हो गए, जो पुराने लोग थे वो बाहर हो गए। एक भी वसुंधरा राजे के सिवा पूरे क्षेत्रीय दलों में, क्षेत्रीय नेताओं में और
राष्ट्रीय नेताओं में बीजेपी के अमित शाह और मोदी, मोदी और अमित शाह के अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं है। सिर्फ जो इंडिपेंडेंट एक हैसियत है वो वसुंधरा राजे सिंधिया की राजस्थान में। जेपी नड्डा भी बाबू हैं वहां पे, एक सेक्रेटरिएट संभालते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी आप देखिए कि किस तरीके के डायनेमिक्स चल रहे हैं। मैं पहले आपके प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि लगभग पूरी केंद्र सरकार एक्सटेंशन पे चल रही है। डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, ईडी, सीबीआई चीफ सब एक्सटेंशन पे है, कैबिनेट सेक्रेटरी। लेकिन कल उत्तर प्रदेश के बहुत चहेते आईएएस ऑफिसर अवनीश अवस्थी रिटायर हो गए और उनको एक्सटेंशन नहीं दिया गया। ये है योगी और मोदी के बीच में जो चल रहा है। उनका दिल्ली आने का रास्ता में एक बड़ी रुकावट आ चुकी है कि हेट स्पीच के मामले में जिसमें उनको हाई कोर्ट से रिलीफ था, वो रिलीफ हट चुका है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वहां एफआईआर होगी, इनका मुख्यमंत्री पद जाएगा। यानी एक तलवार लटकी हुई है, तो वो दिल्ली वाली शताब्दी में नहीं बैठ पाएंगे, उनका रास्ता रुक गया है। तो आप देखिए कि बीजेपी के अंदर मोदी और अमित शाह के अलावा पूरा मैदान साफ है। और ये बीजेपी के लिए या आरएसएस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? देखिए, एक दौर हमने देखा वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी का। उनके नीचे बहुत ताकतवर सेकेंड और थर्ड लाइन की नेता लीडरशिप पनपी, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे अरुण जेटली हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे वेंकैया नायडू हो, 20 नाम ले सकता हूँ, प्रमोद महाजन हो, गोपीनाथ मुंडे हो। बड़े लोग वहां पे सेकेंड लाइन, एक बहुत जो है मजबूत सेकेंड लाइन बनी। मोदी और अमित शाह इतने असुरक्षित हैं कि इन्होंने सेकेंड लाइन क्या, 10वीं लाइन तक नहीं है, किसी कोई हैसियत नहीं है। राजनाथ सिंह को भी कहना पड़ रहा है कि महानतम व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी भारत के आजाद भारत में। तो ये बीजेपी की एक दिक्कत है। जहां तक केसीआर का सवाल है, राजीव जी, केसीआर 2019 में भी ऐसी ही कोशिश कर चुके हैं। वो तब भी मायावती से मिले थे, अखिलेश से मिले थे, स्टालिन से मिले थे, वो मुंबई गए थे और ममता बनर्जी से मिले थे। उनकी कोशिश, ये सिंसियर कोशिश है, पिछली बार भी थी। पिछली बार अगर आप उन विश्लेषणों को याद करें, पुलवामा के पहले और पुलवामा के बाद के राजनीतिक विश्लेषणों को, तो उसमें बहुत अंतर आया। किस तरीके की सीटों की भविष्यवाणियां पहले हो रही थी और किस तरीके की बाद में नतीजे आए। इस बार अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। तो और जैसा मैंने कहा कि ये जो एक औपचारिकता है कि कोई फ्रंट बन जाए, कोई फ्रंट नहीं भी बनेगा तो इनके अपने अपने वोट शेयर और अपनी अपनी राजनीति इस फेडरल फ्रंट की अपने अपने भौगोलिक क्षेत्रों में फिक्स है। उसका कहीं कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर कांग्रेस का आरजेडी से और नीतीश कुमार की पार्टी से महागठबंधन है, वहां तो ठीक है कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन केसीआर का और इस महागठबंधन से या उत्तर प्रदेश की पार्टी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए फेडरल फ्रंट की अपनी एक जो है वो एडवांटेजेस हैं, और वो एडवांटेजेस यही है कि इनका एक दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये मजबूत चैलेंज 2024 के लिए बन रहा है।